गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं BHU MSc जियो फिजिक्स का सॉल्यूशन, जो कि ईयर है 2019, पार्ट 1, प्रॉब्लम 61 to 90। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको पता ही होगा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे कि आज जो सोल्यूशन आने वाली है वो BHU MSc जियो फिजिक्स की आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर आप फिजिक्स वाले पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जियो फिजिक्स पे नहीं दे रहे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले फिजिक्स एग्जाम पे जो फिर वीडियो आ रही है उसी प्रोपोर्शन में आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह की बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लाया हूँ। जियो फिजिक्स का ये जो सोल्यूशन है 2019 का है ईयर, जो कि हुआ था प्रीवियस ईयर में। इसका पार्ट 1 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है वो है आपका 30। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए वो पुरानी वीडियो को जाके देख ले। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फ्रेंड मैंने ये जो क्रॉप किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन ये मैंने BHU के साइट से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो ये थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा आपको, तो आप वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें, ठीक है। और आप अपने मोबाइल या अपने डेस्कटॉप या जैसे भी आपको पढ़ना है वैसे पढ़ लें। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर एन इनर्शियल फ्रेम S एंड अनदर फ्रेम S डैश मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी V रिलेटिव टू S. If the origins of two frames coincide, the position vector of any particle P at any instant in two frames are related by. देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। एक ले लीजिए आप एक ले लीजिए, हाँ S डैश ही ले लीजिए, दूसरे ले लीजिए S ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया S, ठीक है। S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से P से मूव कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन दोनों को कोइंसाइड कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल के P पे है, किसी टाइम T पे, अगर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें बताना हो, याद रखे रहिए, अगर इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन R है और इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन R डैश है, तो R डैश की वैल्यू जो दी जाएगी वो दी जाएगी R माइनस VT से। ओके, तो जो ऑप्शन 1 है आपका, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। जिसको टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी K ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास M इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है। रेडियस जो दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है अगर कोई मास M है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है K, वो क्या दिया जाता है, K इक्वल टू 1/2 mv², राइट। यहाँ से आप क्या करिए, M का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m²v², ओके। तो ये हो जाएगा 2mk इक्वल टू m²v²। और आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है, यहाँ से mv की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। mv की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2mk, ओके। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम G होता है वो क्या होता है, mvr होता है। तो mv की वैल्यू आपको पता है, तो mv की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2mk और इंटू r को अंदर ले आइए, तो ये कितना आ जाएगा √2mkr², ओके। तो इस तरह का देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन 2mkr², जो पहला ऑप्शन है आपका वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मैं 10 बार समझाता रहता हूँ आपको कि जियो फिजिक्स में जो है वो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड सिलेंडर की होती है 1 एक्सिस अकॉर्डिंग, वो कितनी होती है, 1/2 mr² होती है। तो ऑप्शन 1 को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR सर्किट L इक्वल टू 10 मिली हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड और R इक्वल टू 0.1 ओम, द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सर्किट। देखिए, LCR सर्किट में अगर हम Q फैक्टर की बात करें, क्वालिटी फैक्टर की बात करें, तो इसका फार्मूला होता है, मैंने बताया भी हुआ था, ये होता है 1/r √L/C, ठीक है। सारे वैल्यू दिए हुए, बस पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। R की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 ओम। L की वैल्यू कितनी दी है, 10 मिली हेनरी। इसको चेंज करके हेनरी में चेंज कर दिए, 10 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। C की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफैराड, तो इसको 10⁻6 फैराड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। 10 × 10⁻³ 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6, तो 10⁻4 दे देगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/0.1 √10⁴। इसको बाहर निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा 10⁻²/0.1, मतलब 100/0.1, राइट। इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन 1 1000। फॉर्चुनेटली अभी तीनों क्वेश्चन के राइट ऑप्शन 1 ही आ रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे आप 1 मार्क वहाँ चले आइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज इज गिवन बाई y इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है
ए बाई ए टी बाई कैपिटल टी, ठीक है। जो पीरियड दिया हुआ है 0 to t, 0 इज लेस देन, मतलब t 0 से ग्रेटर है और कैपिटल टी उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, कोफिशिएंट ए नॉट की वैल्यू पूछी हुई है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ए नॉट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी 0 to t एफ टी टी टी, राइट। एफ टी की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ टी क्या है आपका 0 to t ए टी बाई कैपिटल टी डी टी, ठीक है। ए बाई टी बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई कैपिटल टी स्क्वायर आएगा, तो ये टी डी टी बचेगा तो इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट। 0 to t अपर लिमिट लगा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा ए बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट की वजह से 0 आ जाएगा, तो लेना देना कुछ नहीं है, ये क्या आएगा वो बाई। देखिए फिर से ऑप्शन 1 राइट है। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं एंट्रेंस में, एक ही ऑप्शन राइट होने लगता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो इज स्टेटमेंट ऑफ। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है एमएससी फिजिक्स के सॉल्यूशन में बताए जा चुके हैं। तो जो भी जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं फिजिक्स का भी सॉल्यूशन अपलोड करता हूं तो एक बार आप उसको जरूर देखें। देखिए क्या होता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट और जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट लगभग एक दूसरे के अगल बगल में हैं। जो फिजिक्स के टीचर हैं वही कभी कभी जियो फिजिक्स का भी पेपर बना देते हैं। इससे क्या होता है कि फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं जियो फिजिक्स में, ठीक है। तो आप जरूर फिजिक्स का भी सॉल्यूशन देखें जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो इज स्टेटमेंट ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग प्लस जेड एक्सिस, व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम वेयरिंग फील्ड्स वुड जनरेट सच अ वेव। कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, 3 चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको देखिए, इसको लगाने के क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी। देखिए इसको कैसे ट्रिक से लगा सकते हैं हम। क्या कह रहा है, अब इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए, राइट। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड एक्सिस, इसके अलोंग ट्रेवल मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कितना है आपका, जेड एक्सिस के अलोंग है, ओके। इसको सब कुछ कर लीजिए कि जेड एक्सिस के अलोंग मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम p से डिनोट कर देते हैं, प्रोपोगेशन p फॉर प्रोपोगेशन, ओके। अब हमें क्या करना है, e और b का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। ये जानते रहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन बताता है e क्रॉस b, ठीक है। मतलब b इक्वल टू म्यू एच लगता है तो e क्रॉस एच, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताता है। तो प्रोपोगेशन किधर है, जेड के अलोंग है, ओके। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आना चाहिए जेड आना चाहिए। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इस तरह का ले लें आई जे के, ठीक है, तो जेड के अलोंग तो के आ जाएगा, ओके। इसका मतलब है कि आई क्रॉस जे आना चाहिए तभी तो के आएगा। आई क्रॉस जे करेंगे अब के करेंगे, आई किसके करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, ई के, और जे किसके करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, बी के। तो ऑब्वियसली ई किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और बी किधर होना चाहिए, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ई की जगह ई एक्स हो जाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और वाई की जगह बी वाई हो जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन होगा ई एक्स और बी वाई। तो जो कि हमें लग रहा है कि ऑप्शन ए आपका 1 दिख रहा है, ई एक्स और बी वाई। इस तरह की चीजें देखिए फ्रेंड्स एग्जाम पूछी जाती हैं, थोड़ा सा आप इसको जरूर देखें। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है, टॉप 50 प्रॉब्लम का सेट 1 था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। एट एब्सोल्यूट जीरो ए सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक। देखिए जितने भी सेमीकंडक्टर हैं अगर T इक्वल टू 0 केल्विन पे देखा जाए तो वो पूरे के पूरी तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो वो भी वीडियो आप जाके जरूर देखें, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन A1 जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट। ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट कौन सा है इसमें से। तो देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट जो डोनेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस जो होगा आपका डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इज इंक्रीज इट्स बैरियर कैपेसिटेंस। याद रखे रहिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर ये आइडियल है पीएन जंक्शन, आइडियल पीएन जंक्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर ये आप रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर दीजिए, ये रिवर्स बायस वोल्टेज इसको क्या करना है आपका, इंक्रीज करना है। अगर ये इंक्रीज होती है इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ये बैरियर कैपेसिटेंस होता है, याद रखिएगा, बैरियर कैपेसिटेंस ये क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन 2 जो आपका है डिक्रीज, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर ए ग्रेटिंग ऑफ एन स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। ओके, तो फार्मूला आप याद रखे रहें, डायरेक्ट फार्मूला आता है वो देख लें, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो बता भी दूंगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसको टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो गिवन डेट में थीटा क्या दे दिया आपका, 30 डिग्री दे दिया है। और क्या कह रहा है, फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जितना दिया है आपका वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। द विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ मुझे पूछा है, अगर विड्थ को हम ए मानते हैं तो ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है।
तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ओके राइट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू लैम्डा बाई साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ओके, यही होगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चालाकी क्या किया है, यहाँ पे देखिए इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आप देखिए इस तरह के भी ऑप्शन है, ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अरे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जबकि आपने सही किया हुआ है। तो देखिए 10⁻⁴ को -4 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोहेरेंस लेंथ फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा में गिवन डेट में आपका क्या दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वेवलेंथ है, और कोहेरेंस लेंथ जो दी है एल की वैल्यू दी है वो है 2.945 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और हमें पूछा क्या कोहेरेंस टाइम, टाउसी की वैल्यू पूछी गई है। राइट, ये सिंपल लगा दीजिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है टाइम, टाउसी की वैल्यू क्या होती है L/c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एल कितनी दी हुई है आपकी 2.945 × 10⁻² मीटर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, यही होती है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 9.82 × 10⁻11 सेकेंड, जो कि ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द इमर्जेंट लाइट व्हेन ए बीम ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट से अगर कोई लाइट पास करती है और वो भी सर्कुलरली, तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है वो क्या बनता है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट बनता है, तो इसको टिक करिए फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक बॉडी इमिट्स। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी समझ लीजिए क्या होती है, ये तो ये क्वेश्चन दिया है। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन आप गिरा दें वो क्या करती है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिंग पावर है ए लैम्डा उसकी वैल्यू होती है 1, याद रखे रहिएगा। ठीक है, एब्जॉर्बिंग पावर का ए लैम्डा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ए ब्लैक बॉडी इमिट्स, देखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है, अगर इसका स्पेक्ट्रम आप ड्रा करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम सारे वेवलेंथ में कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, सारे स्पेक्ट्रम में आती है। ठीक है, ये क्या होता है रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, जो ऑप्शन है आपका बी सेकंड, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, ये आपको क्या करेंगे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिए इस डिफरेंट बोल्ट्जमैन लॉ से। ईच इक्वल टू क्या होता है, ईच प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। ठीक है, तो ईच इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा T⁴। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने बोला है टेम्परेचर को डबल कर देना है, सिग्मा तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर को अगर डबल करेंगे मतलब 2⁴ करेंगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। ये समझ लीजिए ई डैश हो जाता है ई सिग्मा T⁴, और ई डैश ये सिग्मा T⁴ क्या है ई के इक्वल है, तो 16 ई हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका है यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, क्लास 12 के क्वेश्चन ये सब ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टंगस्टन कैथोड हैविंग थ्रेशोल्ड ऑफ 230 नैनोमीटर इज इररेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 180 नैनोमीटर। ओके, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर कोई मेटल सरफेस है, इस पर कोई आप फोटोन h का गिरा रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो सबसे पहले एनर्जी जो लॉस होती है, इस पे वर्क फंक्शन फाई इतनी एनर्जी लॉस होती है जिससे ये सरफेस पाता है। इसके बाद जो रेस्ट एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। राइट, तो एच का अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो एच की वैल्यू आएगी फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी H⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए लैम्डा नॉट, पहले हमें क्या करना है वर्क फंक्शन निकालना है फाई, तो फाई की वैल्यू होती है आप याद रखे रहिए hc/λ नॉट। यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको डायरेक्ट लिख दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो 1240 अपॉन ये जो 230 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका अप्रॉक्स करके देख लीजिएगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी इसका निकाल लें वेवलेंथ लाइट का, E = hc/λ से, लैम्डा कितना दिया है 180 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग निकाल लें। 1240 अपॉन वेवलेंथ जो है आपका 180 है,
तो ये कैलकुलेट करके आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्लस 5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, ई माइनस 5। ओके, ई कितना आपका 6.88 है, 5 कितना है 5.4 है, ये अप्रॉक्स करेंगे तो आपको 1.485 के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन ए 1 है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक करिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटी स्टोक लाइंस इन रमन इफेक्ट है वेवलेंथ। देखिए रमन इफेक्ट में दो तरीके की लाइन मिलती है, एक स्टोक लाइन मिलती है और एक एंटी स्टोक लाइन मिलती है। ठीक है, तो जो एंटी स्टोक लाइन होती है, जो इनिशियल वेवलेंथ होती है उससे शॉर्टर होती है। तो जो ऑप्शन 1 है आपका शॉर्टर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वेवलेंथ, वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, at what speed a rod should move related to an observer so that the ratio of the change the length of the rod is original। ये कल ही मैंने डिस्कस किया हुआ है टॉप 50 प्रॉब्लम में। देखिए कल मैंने डिस्कस किया हुआ, मुझे नहीं पता था कि 2019 के पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम दिए हुए हैं। मैंने आज ही डाउनलोड किया बीचू की साइट से और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं आपसे 10 बार बोलता रहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप एक बार एटलीस्ट उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे आप जरूर मुझे याद करेंगे कि हाँ सर ने बोला था, उस तरह क्वेश्चन आपको मिले। मैं एग्जैक्ट की बात नहीं करता, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि L इक्वल टू L नॉट, हमें पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो L की जो वैल्यू है यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, L नॉट बाई 2 रख दीजिए। तो L नॉट बाई 2 इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखिए ये आएगा बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू सी। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको चलिए इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी सच दैट इट्स मास डबल इट्स रेस्ट मास। देखिए गिवन दिया है कि m जो हो जा रहा है 2m नॉट हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है। ओके, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द रेस्ट मास एनर्जी। ओके, कोई बात नहीं, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। हमें m इक्वल टू फार्मूला यूज करिए, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2m नॉट दी हुई है, इसको रख दीजिए। 2m नॉट इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालिए तो वही चीज़ आएगी, b की वैल्यू आप करके देख लीजिएगा, अंडर रूट 3/2 इंटू सी आ जाएगी। ओके, यहाँ पे b की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या क्या पूछा है, याद करिए काइनेटिक एनर्जी टू द रेस्ट मास एनर्जी, मतलब mc स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर बाई mc स्क्वायर का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस m नॉट बाई m आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम m नॉट बाई m देखें, यहाँ से m नॉट बाई m, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से mc स्क्वायर, यहाँ गड़बड़ हो गया, रुकिए, mc स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर अपॉन m नॉट सी स्क्वायर होता है, ये देखिए रॉन्ग हो गया। ये हो जाएगा आपका m बाई m नॉट माइनस 1, यहाँ से हो गया। हाँ ठीक है, अब यहाँ से m नॉट किधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। अब इस b की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, अभी आपने निकाली अंडर रूट 3/2 इंटू सी। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 3/4, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1, इन सबका रेशियो क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये मेरा सोल्यूशन है, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो जो भी आंसर आपको लगता है गलत है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसी में कमेंट करके, और भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए काफ़ी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The radius of gyration of a ring of mass m and radius r about its tangent। देखिए ये भी क्या क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम रिंग की बात करें, ये भी अगर आपको क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर मैं रिंग की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट से पूछा है। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, ये r है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है ये क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर होता है इसके करस्पॉन्डिंग। और अगर हम टेंजेंट से लगा दें तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना देगा, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर निकालेंगे, अगर ये r है तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, ये कितना दे देगा, i दे देगा आपका टेंजेंट के थ्रू 3/2 mr स्क्वायर, राइट। और देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन जो होती है k इक्वल टू अंडर रूट i बाई m होती है, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, m के स्क्वायर आ जाएगी, राइट। यहाँ से i की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा m के स्क्वायर इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 3/2 इंटू r। तो सो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कैपिटल आर से हम जानते हैं कि t²
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। तो पहले केस में टी मान लीजिए, दूसरे केस में टी डैश मान लीजिए। तो टी स्क्वायर बाई टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई आर डैश का क्यूब, ठीक है। क्या कर रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो डबल हो जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर देते हैं, आर बाई टू आर का क्यूब कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी बाई टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 आ गया। तो टी बाई टी डैश जो आएगा आपका 1/2√2 आ जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 इंटू टी आ जाएगी। तो 2√2 बाई टाइम्स क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर ए प्लैनेट अराउंड द सन। देखिए कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड रोटेट करता रहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन 1 विल भी आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। लीनियर मोमेंट ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है ये भी जान लीजिए आप, कि नेट टॉर्क जो होता है, नेट टॉर्क ऑन प्लैनेट, नेट टॉर्क ऑन प्लैनेट एट एनी पॉइंट, ये क्या होता है, नेट टॉर्क जो होता है प्लैनेट पे किसी भी पॉइंट पर होता है 0। इसलिए आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, जो भी रहता है वो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m collides inelastically with another particle of mass 2m at rest, the ratio of kinetic energy after and before collision। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, सपोज कर लीजिए v वेलोसिटी मूव कर रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, इससे कोलाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी पहले हम सिस्टम का निकाल ही लें, तो ये क्या है, रेस्ट में है, तो टोटल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv²। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। तो पहले वाले को हो जाएगा m इंटू बी, दूसरे वाले को हो जाएगा 2m इंटू 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा m प्लस 2m इंटू सपोज के लिए कैपिटल बी हो जाएगी। कैपिटल बी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी m/3m इंटू स्मॉल बी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगी v/3, ओके। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आपकी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो हो जाएगी 1/2 m प्लस 2m मतलब 3m इंटू v²/9, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगी mv²/6, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, किसका किसका है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर और बिफोर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा mv²/6 अपॉन mv²/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3। तो ऑप्शन 1 विल बी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच 2 वेव्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए लैम्डा की वैल्यू जो दी हुई है, लैम्डा 1 इक्वल टू 1 मीटर एंड लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपका 1.02 मीटर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, प्रोड्यूस 10 बीट्स 2 सेकंड में, ठीक है। देखिए अब सपोज कर लीजिए कि n1 and n2 be the frequency of 2 wave। अगर n1 और n2 फ्रीक्वेंसी 2 वेव की, तो कितना दिया, 10 बिट्स हो रहा है, तो डेट मीन्स n1 माइनस n2 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगी, न्यू की वैल्यू हो जाएगी v/लैम्डा। यहाँ पे लिख दीजिए v/λ1 माइनस v/λ2 इक्वल टू आपका 10। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा v/1 माइनस v अपॉन 1.02 इक्वल टू 10। ये 1.02 माइनस 1 मतलब 0.02 v अपॉन 1.02 इक्वल टू 10, ठीक है, यही होगा आई थिंक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.2 अपॉन 0.02, ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2, ये हो जाएगा आई थिंक 510 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, लेकिन लगाने का तरीका यही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। और ये जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल टू ईच अदर हैविंग पीरियड्स इन द रेशियो, पीरियड्स मतलब t1 और t2 का रेशियो 1:1 है, इक्वल एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ध्यान देना है, a इक्वल टू p इक्वल टू जो भी लेना है k, इक्वल एम्पलीट्यूड ले लीजिए। फेज डिफरेंस पे भी ध्यान देना आपको, phi इक्वल टू π/2, ये सुपर इम्पोज कर रही है, तो रिजल्टेंट पे देखिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिसेंटली एमएससी फिजिक्स के सॉल्यूशन में कराया, आई थिंक 2018 के, फिर से मैं बोल रहा हूँ वो भी सॉल्यूशन ध्यान से देखें, यही किसी तरह का मैं क्वेश्चन कराया हूँ। वहाँ पे बस क्या था, फाई की वैल्यू दे दी थी π/4, उसी तरीके से लगेगा, मैं फिर से डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली आया था, लेकिन यहाँ पे फाई की वैल्यू π/2 की वजह से और एम्पलीट्यूड इक्वल होने की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, ओके।
तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो भी मेरे चैनल पे पुराने स्टूडेंट बने हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ आप उनको ये मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।